चलिए, शिक्षण विधियों को हम पढ़ रहे हैं। शिक्षण विधियों की यह क्लास कल से सुबह 9 बजे से होगी। संस्कृत वाली क्लास की टाइम के अनुसार होगी। अब व्याकरण शिक्षण विधियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं। व्याकरण शिक्षण की अब तक जो विधियां हम पढ़ चुके हैं, पहली आगमन विधि, दूसरी निगमन विधि, तीसरी आगमन निगमन विधि, चौथी सूत्र या कंठस्थीकरण विधि और पांचवी पारायण विधि। इन विधियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब छठे नंबर पर हम लेते हैं भाषा संसर्ग विधि। देखिए, भाषा संसर्ग विधि क्या है? यह विधि अव्याकृत सिद्धांत पर आधारित विधि मानी जाती है। शिक्षण का जो व्याकरण शिक्षण का सिद्धांत है, अव्याकृत सिद्धांत, सुबह 9 बजे 9 o'clock, सुबह 9 बजे से ये क्लास होगी शिक्षण विधियों की कल से। देखिए, भाषा संसर्ग विधि क्या है? भाषा संसर्ग विधि व्याकरण शिक्षण के अव्याकृत सिद्धांत पर आधारित विधि मानी जाती है। इस विधि का प्रतिपादन एक तरह से हर्बर्ट स्पेंसर नामक विद्वान के द्वारा किया गया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने ये कहा कि बच्चा जब परिवार में जन्म लेता है तो परिवार में रह करके अपने परिजनों से सुन सुन करके वह भाषा को पहले ही सीख जाता है। तो जब वो भाषा परिवार में रह करके सीख रहा है तो फिर भाषा सीखने के लिए व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये विधि ऐसी है, इसमें व्याकरण शिक्षण को औपचारिक रूप में नहीं पढ़ाया जाता है कि कक्षा कक्ष में शिक्षक खड़ा होकर के बच्चों को व्याकरण के नियम पढ़ाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। इस सिद्धांत के समर्थक यह मानते हैं कि हम भाषा को 3 तरीकों से सीखते हैं। भाषा सीखने के 3 चरण कौन से हैं? पहला है श्रवण, दूसरा अनुकरण, तीसरा अभ्यास। श्रवण, अनुकरण और अभ्यास के द्वारा हम भाषा को सीख सकते हैं। श्रवण यानी सुनना, अनुकरण यानी एक तरह से उसकी नकल करना और फिर उसका अभ्यास करना। ऐसा करेंगे तो भाषा का ज्ञान अपने आप हो जाता है। तो ऐसा ही इस विधि में होता है। शिक्षक इसमें क्या करता है? शिक्षक इस विधि के अनुसार यदि व्याकरण को पढ़ाना चाहता है तो वो खुद व्याकरण कभी नहीं पढ़ाता। वो बच्चों को या तो ऐसे लोगों के संपर्क में छोड़ देता है जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलते हैं, या फिर शिक्षक बच्चों को व्याकरण से संबंधित श्रेष्ठ रचनाओं के नाम बता देता है और उनसे कहता है कि आप इन रचनाओं को पढ़िए। बच्चा खुद उनका अध्ययन करता है और खुद के स्तर पर ही व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करता है। तो वह विधि भाषा संसर्ग विधि कहलाती है। जैसे कोई शिक्षक छात्रों से कह रहा है कि यदि आप हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो मिश्रा जी का व्याकरण पढ़ो, उनकी पुस्तक को पढ़ो, या राघव प्रकाश जी का व्याकरण पढ़ो। तो ऐसी स्थिति में जो चीजें आती हैं वो चीजें ही उनको बच्चा खुद लाता है, पढ़ लेता है और फिर व्याकरण को सीख जाता है। तो वह भाषा संसर्ग विधि मानी जाती है। यह है भाषा संसर्ग विधि। तो चलिए, क्या है लिखेंगे? यह विधि व्याकरण शिक्षण के अव्याकृत सिद्धांत पर अव्याकृत सिद्धांत हमने पढ़ा था कि व्याकरण पढ़ाना आवश्यक ही नहीं है। तो यह विधि व्याकरण शिक्षण के अव्याकृत सिद्धांत पर आधारित विधि मानी जाती है। आधारित विधि मानी जाती है, जिसके कारण
इस विधि को अव्याकृति विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। अव्याकृति विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। अव्याकृत सिद्धांत क्या कहता है? वो है कि औपचारिक शिक्षा नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे, इस विधि के अंतर्गत या इस विधि के अनुसार शिक्षण कार्य करने पर शिक्षण कार्य करने पर शिक्षक औपचारिक रूप से व्याकरण नहीं पढ़ाता है। शिक्षक है वो औपचारिक रूप से व्याकरण नहीं पढ़ाता, नहीं कक्षा कक्ष में खड़ा होगा व्याकरण के नियम सिखाएगा, ऐसा नहीं होता है। औपचारिक रूप से व्याकरण नहीं पढ़ाता है तो क्या करता है? लिखेंगे, शिक्षक बच्चों को या तो भाषा का शुद्ध उच्चारण करने वाले भाषा का शुद्ध उच्चारण करने वाले लोगों के संपर्क में ले जाता है। शुद्ध उच्चारण करने वाले लोगों के संपर्क में ले जाता है, अथवा शिक्षक बच्चों को ले जा भी सकता है या बच्चों को बता सकता है कि आप उनके पास जाएं तो आपको अच्छी भाषा सीखने को मिल सकती है, ऐसा भी कह सकता है। तो भाषा का शुद्ध उच्चारण करने वाले लोगों के संपर्क में ले जाता है अथवा बच्चों को व्याकरण की श्रेष्ठ पुस्तकों के नाम बता देता है। व्याकरण की श्रेष्ठ पुस्तकों के नाम बता देता है। फिर बच्चे अपने स्तर पर ही उनका अध्ययन करके व्याकरण या भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। बच्चा है वो अपने स्तर पर ही उन पुस्तकों का अध्ययन करता है या फिर जिन लोगों के संपर्क में उनको जाने के लिए कहा जाता है उन लोगों से संपर्क करता है और उनसे भाषा का शुद्ध उच्चारण या शुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है। तो अपने स्तर पर अनौपचारिक रूप से सीखने वाली विधि है भाषा संसर्ग विधि। लिखेंगे, इस विधि के समर्थकों के अनुसार इस विधि के समर्थकों के अनुसार भाषा को
भाषा को श्रवण, अनुकरण, अभ्यास, भाषा को श्रवण, अनुकरण, अभ्यास के द्वारा सीखा जाता है, के द्वारा ही सीखा जा सकता है। भाषा को श्रवण, अनुकरण एवं अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है। यानी बच्चा परिवार में रहता है, पहले श्रवण करता है, सुनता है, फिर अनुकरण, नकल करने की, माता पिता जैसा बोलते हैं उनकी नकल करता है, और फिर धीरे धीरे अभ्यास में वो आ जाती है चीजें और वो भाषा को शुद्ध बोलने लग जाता है। तो ये जो भाषा संसर्ग विधि कहती है कि श्रवण से, अनुकरण से और अभ्यास से ही भाषा को सीखा जा सकता है, औपचारिक सीखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट लिखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा किया हुआ माना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने ही भाषा संसर्ग विधि का प्रयोग किया था कि बच्चों को अपने आप सीखने का अवसर दें, उनको औपचारिक रूप से कक्षा में व्याकरण नहीं सिखाया जाए। तो यह है स्वयं सीखने वाली विधि, भाषा संसर्ग विधि। इसमें एक दोष हो जाता है, वो दोष भी लिख लेंगे। वो दोष क्या है? वो है तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होना। तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होना। इस विधि का एक मुख्य दोष माना जाता है। बच्चा खुद अपने स्तर पर अध्ययन करेगा पुस्तकों आदि का। अगर कोई मान लो अपवाद की स्थितियां भी आ जाती है व्याकरण में, कई बार कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पाणिनि ने कोई नियम बना दिया और कात्यायन जी ने उसका अलग नियम बना दिया, तो ऐसी स्थिति में अपवाद की स्थिति आ जाती है तो बच्चे को तुरंत बताने वाला कोई नहीं होता कि ऐसा क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ। वो केवल बोलचाल का व्यावहारिक व्याकरण तो सीख जाएगा, लेकिन नियम की उसे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होगी। तो तुरंत प्रतिपुष्टि प्राप्त नहीं होना, फीडबैक प्राप्त नहीं होना, इस विधि का एक दोष माना जाता है। बाकी ये बच्चों के लिए एक तरह से अपने आप सीखने वाली विधि मानी जाती है। तो ये है भाषा संसर्ग विधि। अब इसके बाद में अगली विधि लेते हैं, वो आती है समवाय सहयोग या साहचर्य विधि। समवाय विधि भी कह सकते हैं, सहयोग विधि भी कह सकते हैं, साहचर्य विधि भी इसको कहा जा सकता है। ये विधि क्या है? समवाय क्या है, सहयोग क्या है, साहचर्य क्या है? देखिए, समवाय, सहयोग या साहचर्य में भी शिक्षक है वो कभी अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता है।
शिक्षक है वो कभी भी अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाएगा। तो शिक्षक क्या करेगा, शिक्षक क्या करता है, कोई भी गद्य पाठ या पद्य पाठ पढ़ा रहा है, गद्य पद्य पाठ पढ़ाते पढ़ाते अचानक व्याकरण से संबंधित कोई नियम आ जाता है, कोई बात आ जाती है, शिक्षक उस समय पाठ को तो छोड़ देता है और बच्चों को उस वाक्य से संबंधित, उस जो व्याकरण की बात आई उससे संबंधित नियम बताने लग जाता है कि इस नियम से ऐसा हुआ है। तो वह विधि, इस विधि से यदि व्याकरण पढ़ाया जाता है तो उसको हम समवाय विधि, संयोग विधि या साहचर्य विधि कह देते हैं। जैसे मान लो हम कक्षा 6 में अंग्रेजी का एक पाठ पढ़ा रहे थे, गद्य पाठ था, पाठ पढ़ाते पढ़ाते अचानक एक वाक्य आ गया, वाक्य आया ही इज टू गो होम, ही इज टू गो होम। बताएं इस वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा। शिक्षक पाठ पढ़ा रहा था, पाठ पढ़ाते पढ़ाते ये वाक्य सामने आ गया कि ही इज टू गो होम, इसका हिंदी अनुवाद क्या होना चाहिए, बताइए क्या हो सकता है आपके अनुसार। वह घर जाता है, या वह घर जा रहा है, या वह घर जाएगा, क्या हो सकता है। कोई भी अपना एक कमेंट बॉक्स इसको कंफर्म हो बोल सकता है। ही इज टू गो होम, देखिए वह घर जाता है आप बता रहे हैं, उसकी तो सीधी होती है ही गोज होम, ही गोज सीधा आ जाएगा, इज का प्रयोग कहीं नहीं होगा। और यदि हम वह घर जा रहा है ऐसा बोले तो फिर आईएनजी फॉर्म आती है, गोइंग ऐसा होता तब रहा है, रही है, रहे होगा। तो जाता है भी सही नहीं है, रहा है भी सही नहीं है। और कोई, इसका सही अर्थ होता है उसे घर जाना है। ही इज टू गो होम का सही अनुवाद होगा उसे घर जाना है। अब इस अनुवाद को बताने के लिए शिक्षक नियम बता देता है कि यदि कोई ऐसा वाक्य अपने पास में आ जाए जिसमें पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर ऐसा लिखा हुआ आ जाए, फिर टू लिखा हुआ हो, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो और उसके बाद कोई प्रेडिकेट यानी पूरक शब्द या ऑब्जेक्ट आपको लिखा हुआ मिल जाए। अगर ऐसा वाक्य आ गया कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, फिर टू यानी इंफिनिटिव है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर कोई भी प्रेडिकेट हो, तो वहां अंत में हमें बोलना पड़ेगा ना है, नी है, ने है, उसे घर जाना है, ऐसा अनुवाद हो गया। फिर हम साथ में जोड़ सकते हैं, अगर इज, एम, आर की जगह पर वाज या वर लिखा हुआ मिल जाए तो हम बोल देंगे ना था, नी थी, ने थे, उसे घर जा, जैसे ही वॉज टू गो होम तो उसे घर जाना था, ऐसा हो जाएगा। अगर मान लो इज, एम, आर की जगह पर हमें हैज, हैव लिखा हुआ मिल जाए, बाकी चीज वही, ही हैज टू गो होम, तो हम बताएंगे अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं कि उसे घर जाना पड़ता है। अगर यहाँ हैज, हैव भी नहीं हो, हैड आ जाए तो उसको हम भूतकाल में ले लेंगे, उसे घर जाना पड़ता था या उसे घर जाना पड़ा। इस तरीके के अनुवाद हम बता सकते हैं। इज, एम, आर है तो ना है, नी है, ने है, वाजवर है तो ना था, नी थी, ने थे अंत में आएगा, हैज, हैव है तो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं अंत में आएगा, और हेड है तो फिर पढ़ा, पढ़ी, पढ़े या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, इस प्रकार के रूप लिख दिए जाएंगे। तो यहां पर देखिए ऐसी स्थिति से कोई व्याकरण पढ़ा रहा है कि हम पाठ पढ़ा रहे थे, पाठ पढ़ाते पढ़ाते ऐसा वाक्य आ गया और शिक्षक ने बीच में ही ये बातें बच्चों को बता दी कि इस तरीके से हम अनुवाद करेंगे, तो वह व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि मानी जाएगी, समवाय विधि, संयोग विधि या साहचर्य विधि होगी। इस विधि में एक नुकसान ये होता है कि इससे न तो हम पूरा व्याकरण सीख पाते हैं,
और जो पाठ पढ़ रहे थे, पाठ में रस आनंद आ रहा था, वो रस या आनंद भी बीच में खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसका एक मुख्य दोष है कि इससे न तो पूरा व्याकरण सीखा जा सकता है और पढ़ाए जा रहे पाठ का रस भी समाप्त हो जाता है। लेकिन ये हमारे कुछ सिद्धांतों पर भी है कि शिक्षा के कई सिद्धांत विद्वानों ने दिए, सामंजस्यीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, बुनियादी शिक्षा सिद्धांत, इनमें एक चीज को दूसरे के साथ जोड़ करके काम किया जाए तो गद्य के साथ व्याकरण को जोड़ा जा सकता है और इस तरीके से व्याकरण पढ़ाया जा सकता है, लेकिन ये ज्यादा उपयोगी नहीं मानी जा सकती। तो क्या है ये विधि, देखते हैं इसको। विधि आपके सामने नाम लिखा हुआ है, संयोग समवाय सहचर्य विधि। इसमें लिखेंगे इस विधि के अंतर्गत भी शिक्षक बच्चों को अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता है। शिक्षक बच्चों को अलग से व्याकरण नहीं पढ़ाता है। तो क्या करता है, गद्य या पद्य पाठ पढ़ाते समय ही यदि व्याकरण से संबंधित कोई अंश आ जाता है, एवं शिक्षक उसी समय उससे संबंधित नियम बच्चों को बता देता है। तो वह विधि, आगे लिखेंगे बता देता है, तो वह विधि समवाय विधि मानी जाती है। शिक्षक अलग से कभी व्याकरण नहीं पढ़ाएगा, गद्य या पद्य पाठ पढ़ा रहा है और उसी समय कोई व्याकरण का अंश आ जाता है और शिक्षक भी वहीं पर व्याकरण के नियम को स्पष्ट कर देता है, तब वो विधि कौन सी विधि मानी जाएगी, उस विधि को हम कह देते हैं समवाय विधि कह देते हैं। चलिए अगली चीज, इस विधि के प्रयोग से बालक ने तो संपूर्ण व्याकरण को सीख पाता है, इस विधि के प्रयोग से बालक ने तो संपूर्ण व्याकरण को सीख पाता है एवं पढ़ाए जा रहे पाठ का, जो भी गद्य पद्य हम पढ़ रहे थे, पढ़ाए जा रहे पाठ का
रस या आनंद भी, रस या आनंद भी बीच में ही लुप्त हो जाता है। पढ़ने में आनंद आ रहा था और बीच में ही व्याकरण की चर्चा छिड़ गई कि ये ऐसे हुआ, तो बीच में ही उसका जो रस या आनंद है वह भी बीच में ही लुप्त हो जाता है। इनको इन्वर्टेड में लिख लेंगे। यह इस विधि का एक प्रमुख दोष माना जाता है। यह इस विधि का एक प्रमुख दोष माना जाता है। नए व्याकरण सीख पाते हैं और पाठ का आनंद भी लुप्त हो जाता है, यही इसका दोष होगा। नेक्स्ट लिखेंगे। फिर भी इस विधि का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं उसका कारण देखेंगे। यह विधि शिक्षा शास्त्र के निम्नलिखित चार सिद्धांतों पर आधारित विधि मानी जाती है। चार सिद्धांतों पर आधारित विधि मानी जाती है। कौन कौन से चार सिद्धांत इसमें काम कर सकते हैं, कौन कौन से आते हैं, उस पे लिखेंगे। पहला सिद्धांत आता है हर्बर्ट स्पेंसर का सहज संबंध सिद्धांत। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि एक चीज को दूसरी चीज के साथ में जोड़ करके काम करें। गद्य पढ़ा रहे तो गद्य के साथ व्याकरण को भी जोड़ दें, तो यह हो गया सहज संबंध सिद्धांत। तो हर्बर्ट स्पेंसर का सहज संबंध सिद्धांत इसमें काम करता है। इसी का नाम है एक जॉन ड्यूवी का। देखिए प्रश्न भी आपकी, सहज संबंध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो हर्बर्ट स्पेंसर। दूसरा है जॉन ड्यूवी का सामंजस्यीकरण का सिद्धांत। जॉन ड्यूवी का सामंजस्यीकरण का सिद्धांत भी यही कहता है कि एक चीज का दूसरी चीज के साथ सामंजस्य होना चाहिए। गद्य पद्य का व्याकरण के साथ सामंजस्य होगा तो वो सामंजस्यीकरण सिद्धांत भी हो सकता है। तीसरा है फ्रोबेल का जीवन केंद्रित शिक्षा सिद्धांत। उसमें भी इसी प्रकार की बातें बताई गई हैं कि हमें अपना जीवन केंद्रित करने के लिए एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ें, उससे आगे बढ़ें। और चौथा सिद्धांत इसमें जो काम करता है वह है महात्मा गांधी का बुनियादी शिक्षा सिद्धांत। महात्मा गांधी जी की वर्धा योजना है, बुनियादी शिक्षा के नाम से जानी जाती है। 1937 में जिसका प्रतिपादन हुआ था, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये भी सभी शिक्षा सिद्धांत ऐसे हैं जो एक दूसरे से जोड़ करके आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ये हमारी समवाय विधि, सहयोग विधि इन चारों सिद्धांतों पर आधारित है, इसलिए कुछ शिक्षकों के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाकी ये विधि अधिक उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसमें न व्याकरण सीख पाते हैं और न ही हम गद्य पद्य का सही आनंद ले पाते हैं। चलिए अब अगली विधि पर हम बढ़ते हैं। अगली आपके पास 8वें नंबर की विधि है
अर्थावबोधन विधि या वाद विवाद विधि। अर्थावबोधन विधि या वाद विवाद विधि कौन सी होती है, किसको कहा जाता है? तो देखिए इस विधि में क्या होता है, अर्थावबोधन का अर्थ होता है वाद विवाद। बच्चों को हमें जो भी नियम सिखाना है व्याकरण का, पहले उसके ऊपर बच्चों से तर्क वितर्क करवाए जाते हैं, बच्चों के विचार जाने जाते हैं। यानी एक तरह से शिक्षक बच्चों को विषय दे देता है और बच्चे खुद इस विषय पर अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। उन विचारों में जो भी तर्क वितर्क के द्वारा जो भी सारपूर्ण बातें निकल करके आती हैं, उन सारपूर्ण बातों के आधार पर ही शिक्षक बच्चों को व्याकरण का ज्ञान देता है, या बच्चे उनके सार को ग्रहण करके व्याकरण को सीखते हैं। तब वह विधि अर्थावबोधन विधि या वाद विवाद विधि के नाम से जानी जाती है। तो ये तरीका इसमें है कि शिक्षक व्याकरण पढ़ाते समय बच्चों को कोई विषय दे देता है और विषय देकर के बच्चे हैं वो खुद उसको समझते हैं, शिक्षक नहीं खुद समझते हैं और समझ करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वही विधि है अर्थावबोधन। लिख लो इसमें भी, अर्थावबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है अर्थावबोधन का शाब्दिक अर्थ होता है समझना। समझना अर्थात इस विधि के अंतर्गत बालक व्याकरण के नियमों को रटने की अपेक्षा, रट करके नहीं, रटने की अपेक्षा समझकर व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करता है। सूत्र दिया जाएगा तो रटेगा नहीं, उसको पहले समझेगा कि इसमें क्या बात कही जा रही है, कैसे कही जा रही है, वो काम कैसे होगा। तो रटने की अपेक्षा समझकर व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये रटने वाली विधि नहीं, समझने वाली विधि होगी। दूसरा, इसमें शिक्षक छात्रों के समक्ष व्याकरण से संबंधित कोई नियम या सूत्र प्रस्तुत कर देता है। व्याकरण से संबंधित कोई नियम या सूत्र प्रस्तुत कर देता है। फिर कक्षा कक्ष में ही उस नियम पर बच्चों के विचार जाने जाते हैं।
पहले शिक्षक कोई भी व्याकरण का नियम दे देगा और उस नियम पर बच्चों से कहेगा कि आप इस संबंध में क्या विचार प्रस्तुत कर सकते हैं या इस संबंध में आपके क्या विचार हैं। उन विचारों को प्रस्तुत करके फिर व्याकरण के ज्ञान को सीखा जाता है। अगला लिखेंगे, बालकों द्वारा प्रस्तुत विचारों का सारपूर्ण अर्थ निकालकर बच्चे उस नियम को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चे अपने अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, फिर उन विचारों में जो जो सारपूर्ण बातें निकलती हैं, उन सारपूर्ण बातों से ही बच्चे उस नियम को समझने का प्रयास करते हैं। रटते नहीं है, उसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ है। वो विधि है अर्थावबोधन विधि या वाद विवाद विधि। चर्चा होने से ये वाद विवाद हो गई, समझने से ये अर्थावबोधन हो गई। लिखेंगे, इस विधि के प्रयोग से बच्चों की तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। इस विधि के प्रयोग से लाभ क्या है? तो लाभ यही है कि बच्चों की तर्क एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चा अपने विचार प्रस्तुत करेगा तो विचार प्रस्तुत करने के लिए कुछ न कुछ मन में चिंतन करेगा, सोचेगा और फिर अपने तर्क भी प्रस्तुत करेगा कि इससे ऐसा होगा, तो वो तर्क प्रस्तुत करके इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे, महर्षि पाणिनि के अनुसार अर्थावबोधन या वाद विवाद के पांच तत्व माने गए हैं। कोई भी चीज पर हम बच्चों से बहस करवाते हैं, तर्क वितर्क करवाते हैं, तो वो किस रूप में होता है, उसके लिए 5 प्रकार की बातें महर्षि पाणिनि के द्वारा बताई गई हैं। वो 5 बातें ही इस अर्थावबोधन के 5 तत्वों के रूप में स्वीकार की जाती हैं। वो 5 बातें कौन कौन सी होती हैं? पहले लिखेंगे, प्राक कथन। सबसे पहली बात इसमें जो आती है वो क्या आती है? प्राक कथन होता है। उसके बाद में आता है भाषण। भाषण के बाद में तीसरे नंबर पर आता है सम्यक बोध। सबसे पहले प्राक कथन, फिर भाषण, फिर सम्यक बोध। उसके बाद में चीज आती है प्रतिश्रवण। और उसके बाद में एक तत्व आता है जिज्ञासावृत्ति। कभी ये सीधा प्रश्न हमसे हो सकता है परीक्षा में कि प्राक कथन, भाषण, सम्यक बोध, प्रतिश्रवण, जिज्ञासावृत्ति ये किस विधि के तत्व हैं? तो ये सभी अर्थावबोधन या वाद विवाद विधि के तत्व माने जाते हैं। प्राक कथन यानी शिक्षक है, कक्षा कक्ष में नियम को प्रस्तुत करने से पहले कोई ना कोई भूमिका बनाता है, प्रस्तावना प्रस्तुत करता है, फिर उस नियम को प्रस्तुत करता है और नियम को अपनी तरफ से थोड़ा बताता भी है कि कैसे होता है।
फिर बच्चे हैं उसके ऊपर अपनी अपनी चर्चा प्रस्तुत करते हैं और उसको सम्यक यानी अच्छी तरह से वो समझने का प्रयास करते हैं। कुछ समझते हैं, शिक्षक ने बोला, बच्चों ने बोला, उसको समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षक के बाद में बच्चे भी जब बोलते हैं तो एक दूसरे को वो सुनते हैं, तो वो प्रतिश्रवण की स्थिति आ जाती है और फिर ऐसे उनमें उस नियम को पूरा समझने की जिज्ञासा बढ़ती रहती है। तो यही अर्थावबोधन वाद विवाद के 5 तत्व हैं: प्राकथन, भाषण, सम्यक बोध, प्रतिश्रवण और जिज्ञासा वृत्ति। लेकिन आगे लिखेंगे, इसका प्रयोग करते हैं तो समय बहुत ज्यादा लगेगा, वाद विवाद में बहुत समय निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे अधिक समय साध्य विधि होने के कारण, अधिक समय साध्य विधि होने के कारण व्याकरण शिक्षण में इस विधि का अधिक प्रयोग नहीं किया जाता है। व्याकरण शिक्षण में हम इसका ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, कोई भी ज्यादा भाव इसमें नहीं दिया जाता है। चलिए अगली विधि लेते हैं, फिर कौन सी आएगी? अगली नंबर पर आ जाती है अन्वय व्यतिरेकी विधि। व्याकरण शिक्षण की विधि है अन्वय व्यतिरेकी विधि। अन्वय व्यतिरेकी विधि कौन सी होती है? इस विधि को प्रकृति प्रत्यय विधि भी कहा जाता है। प्रकृति प्रत्यय क्या है? अपने पास में कोई भी शब्द आया, उस शब्द में मूल रूप क्या है, मूल धातु कौन सा है या मूल शब्द कौन सा है, उस मूल धातु या मूल शब्द को तो प्रकृति कहा जाता है। फिर उसमें अन्य अंश कौन सा जुड़ा हुआ है, उसके साथ में मूल धातु के मूल शब्द के साथ में आगे जो भी जुड़ा हुआ है पीछे उसके, वो प्रत्यय कहलाता है। तो अन्वय व्यतिरेकी विधि को ही प्रकृति प्रत्यय विधि भी कहा जा सकता है। इसमें शिक्षक क्या करता है, बच्चों के सामने कोई शब्द आते हैं तो उनमें उनका मूल शब्द बता देता है, उनके प्रत्यय आदि का ज्ञान करवा देता है और इस प्रकार से जब वो व्याकरण को पढ़ाता है, केवल शब्द रचना का ज्ञान उसमें देना उसका मुख्य लक्ष्य होता है, तो शब्द रचना का ज्ञान बच्चों को वो करवा देता है, तब वह विधि अन्वय व्यतिरेकी विधि के नाम से जानी जाती है। एक इसको हम व्यतिरेकी विधि भी अलग से कह देते हैं। तो जहां दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करवाया जाता है, हिंदी हम पढ़ रहे हैं, हिंदी के साथ संस्कृत को जोड़ दिया जाए, हिंदी के साथ अंग्रेजी को जोड़ करके शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन करवाएं, तो उस विधि को भी अन्वय व्यतिरेकी विधि के नाम से पुकारा जाएगा। तो ये भी ज्यादा उपयोग में लाने वाली नहीं है, केवल शब्द रचना के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो लिखेंगे इस विधि को प्रकृति प्रत्यय विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। प्रकृति प्रत्यय विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट, इस विधि के अंतर्गत बच्चों को शब्द रचना का ही अधिक ज्ञान करवाया जाता है।
बच्चों को शब्द रचना का ही अधिक ज्ञान करवाया जाता है कि कौन सा शब्द है वो कैसे बना है, उस शब्द को एक तरह से सिखा दिया जाता है। लिखेंगे आगे, इस विधि के अंतर्गत बच्चों को उपसर्ग मूल शब्द उल्लेख धातु, ये जो मूल शब्द या धातु होता है उसी को प्रकृति कहते हैं अपन व्याकरण में। मूल शब्द या धातु ही क्या कहलाता है? प्रकृति। एवं प्रत्यय आदि का उपसर्ग मूल शब्द या धातु एवं प्रत्यय आदि का समुचित ज्ञान करवाया जाता है। लेकिन इसमें केवल शब्द रचना का ही हम ज्ञान करवा सकते हैं, अन्य तरह से अपन व्याकरण सिखाना चाहें, नियम बताना चाहें, वो नहीं सीखे जा सकते हैं। इसलिए इस विधि का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, अन्य जो विधियां आगमन, निगमन, व्याख्या आदि होंगी उनके साथ जोड़ करके इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो लिखेंगे, व्याकरण शिक्षण में इस विधि का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होकर किया जाकर अन्य विधियों के साथ ही जोड़कर किया जा सकता है। इस विधि का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं करते हैं, अन्य विधियों के साथ जोड़ करके हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह है अन्वय व्यतिरेकी विधि। एक और लेते हैं, वो आती है पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक विधि कौन सी होती है? देखिए, हर कक्षा में भाषा की कुछ पाठ्य पुस्तकें निर्धारित होती हैं, या कोई भी भाषा ही क्यों, कोई भी विषय हो, हर विषय की अपनी एक पाठ्य पुस्तक होती है। उस भाषा की पाठ्य पुस्तकों को हम देखें तो पाठ जब समाप्त हो जाता है तो पाठ के समाप्त हो जाने के बाद पहले तो उस पाठ की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न दे दिए जाते हैं। फिर विषय वस्तु के प्रश्न जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद में भाषिक तत्व दिया जाता है। भाषिक तत्व के नाम से सामग्री होती है। जो भाषिक तत्व की सामग्री होती है उस भाषिक तत्व को ही, वैसे व्यतिरेक का अर्थ आप देखें तो व्यतिरेक का अर्थ तो बढ़ा चढ़ा करके होना होता है, लेकिन इसमें अन्वय व्यतिरेक का अर्थ जहां है, अन्वय यानी शब्द को बढ़ा चढ़ा करके बताना कि शब्द में मूल शब्द क्या है, धातु क्या है, प्रत्यय क्या है, उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है, वह अन्वय व्यतिरेकी होती है। पाठ्य पुस्तक के बारे में पढ़े अब कि हर विषय की पाठ्य पुस्तक, जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है, उसमें शुरू में विषय वस्तु के प्रश्न होंगे। विषय वस्तु के बाद में क्या होते हैं, भाषिक तत्व दिए जाते हैं। उन भाषिक तत्वों के अंतर्गत व्याकरण से संबंधित अंश लिखे रहते हैं, कहीं पर संधि, कहीं समास, कहीं उपसर्ग, कहीं प्रत्यय। ये व्याकरण के तत्व हैं, वो भाषिक सामग्री में दिए जाते हैं। जब कोई शिक्षक केवल उस भाषिक सामग्री में दिए गए तथ्यों को ही
कक्षा में बच्चों को पढ़ा देता है और वो बच्चों को वो व्याकरण के तथ्य पढ़ा करके ही व्याकरण का ज्ञान देता है, अपनी तरफ से और कुछ नहीं पढ़ाता। जैसा पुस्तक में लिखा हुआ है उतना व्याकरण बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, तब वह विधि कौन सी विधि मानी जाएगी? पाठ्य पुस्तक विधि मानी जाती है। पाठ्य पुस्तक विधि को ही सुग्गा विधि के नाम से भी पुकारते हैं। सुग्गा विधि कैसे? सुग्गा यानी तोता विधि। तोता क्या होता है? तोता, यदि हम पालतू तोता रखते हैं तो तोते को जितना सिखाया जाता है उतना ही वो बोलता है। जितना हम सिखाएंगे राम राम तो राम राम ही बोलेगा, उससे ज्यादा नहीं बोलेगा। और इसमें भी क्या होता है, पाठ्य पुस्तक में जितना लिखा हुआ है व्याकरण का अंश उतना ही पढ़ाया जाता है। शिक्षक अपनी तरफ से फालतू या आगे कुछ नहीं पढ़ाता, तो जितना है उतना ही पढ़ाया जाता है। इसलिए इस विधि को सुग्गा विधि के नाम से भी पुकारा जाता है, या इसमें तू पढ़ विधि भी इसको कह देते हैं। जितना है उसको पढ़ ले, वही विधि तू पढ़ विधि है। शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेजी व्याकरण के लिए हुआ था। अंग्रेजी में कमेनियस नामक एक शिक्षक थे या विद्वान थे, उन्होंने कमेनियस ने अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तकों में इसका प्रयोग किया था। संस्कृत के क्षेत्र में आते हैं तो संस्कृत भाषा में डॉक्टर वेस्ट नामक एक शिक्षक हुए हैं। उन्होंने, डॉक्टर वेस्ट ने संस्कृत में व्याकरण शिक्षण के लिए इसका प्रयोग किया था, जिसके कारण से इस विधि को डॉक्टर वेस्ट की विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। और हिंदी में भी इसका योगदान वेस्ट पर ही आधारित माना जाता है। तो लिखेंगे क्या है पाठ्य पुस्तक विधि, लिखेंगे इस विधि के अंतर्गत भी शिक्षक अपनी तरफ से व्याकरण नहीं पढ़ाता है। यानी खुद चला करके व्याकरण पढ़ाए, ऐसा नहीं होता। तो क्या करता है? भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर विषय वस्तु से संबंधित प्रश्नों के बाद कुछ भाषिक सामग्री भी दी गई होती है। पहले विषय वस्तु के प्रश्न होंगे और उसके बाद कुछ भाषिक सामग्री भी लिखी हुई रहती है। नेक्स्ट, उस भाषिक सामग्री में व्याकरण से संबंधित तथ्य ओब्लिक नियम लिखे जाते हैं। जो भी भाषिक सामग्री होती है, उस भाषिक सामग्री में व्याकरण से संबंधित तथ्यों को ही प्रस्तुत किया जाता है, वो लिखे रहते हैं। नेक्स्ट लिखें, यदि कोई शिक्षक केवल उस भाषिक सामग्री को ही
आधार बनाकर बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है। पाठ्य पुस्तक में जो सामग्री दी गई है उसी को आधार बनाकर बच्चों को व्याकरण पढ़ाता है, तो वह पाठ्य पुस्तक विधि मानी जाती है। तो वह पाठ्य पुस्तक विधि मानी जाती है। नेक्स्ट, इस विधि को सुग्गा विधि अथवा सुपड विधि सुग्गा विधि अथवा तुपड विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। रीट में एक बार ये प्रश्न पूछ लिया गया था कि किस विधि को सुग्गा प्रणाली के नाम से भी पुकारा जाता है, तो वो सुग्गा प्रणाली कौन सी है? पाठ्य पुस्तक विधि। तो इस विधि को सुग्गा विधि या तुपड विधि के नाम से भी पुकारा जाता है। और क्यों पुकारा गया कि तोते को, सुग्गा यानी तोता, तोते को जितना सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, उतना ही बोलता है। इसमें भी पाठ्य पुस्तक में जितना लिखा रहता है उतना ही सिखाया जाता है, उससे ज्यादा नहीं, इसलिए इसको सुग्गा विधि या तुपड विधि कह दिया जाता है। नेक्स्ट, शिक्षा के क्षेत्र में इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग अंग्रेजी व्याकरण शिक्षण के लिए अंग्रेजी व्याकरण शिक्षण के लिए कमेनियस सबसे पहले प्रयोग करने वाले शिक्षक या विद्वान है, कमेनियस के द्वारा किया गया था। सबसे पहले इसके प्रयोग करता है कमेनियस। उन्होंने अंग्रेजी के शिक्षण के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तकों में इस विधि का प्रयोग किया था। नेक्स्ट पॉइंट, संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर वेस्ट के द्वारा किया गया था। अंग्रेजी में कमेनियस और संस्कृत हिंदी में पूछे तो डॉक्टर वेस्ट। डॉक्टर वेस्ट है वो इस विधि के सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता माने जाते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, इस विधि से भी बच्चों को संपूर्ण व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। संपूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है।
जितना पाठ्य पुस्तकों में लिखा हुआ है उतना ही शिक्षक पढ़ाएगा, उतना ही बच्चे सीखेंगे, ज्यादा नहीं सीख सकते। इसलिए इस विधि का भी अधिक प्रयोग हम समुचित नहीं मानते हैं। एक तरह से यह इस विधि का दोष हो सकता है। तो ये व्याकरण शिक्षण से संबंधित कुछ विधियां हुई हैं आज, बाकी और कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। कल का टाइम ध्यान रखेंगे, सुबह 9 बजे से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी शिक्षण विधियों की।